हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आज हम स्टार्ट करेंगे कूलॉम्स लॉ का सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट ऑफ कूलॉम्स लॉ में हम वेक्टर फॉर्म को पढ़ाएंगे। किसके? कूलॉम्स लॉ की। पहले हमने जो पढ़ाया था वो स्केलर फॉर्म था, जो कल अपन ने ड्राइव किया था। वो फॉर्मूला क्या था? K Q1 Q2 अपॉन R²। ये जो फॉर्मूला कल जो मैंने ड्राइव कराया था वो किसके लिए था? स्केलर फॉर्म, मतलब मैग्नीट्यूड था। आज हम इसका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, तो हेडिंग बनाइएगा। कभी कभार कूलॉम्स लॉ को वो इस तरीके से यूज लेता है, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अपन इसके लिए इसका यूज करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म का हेडिंग बनाइएगा। ये कूलॉम्स लॉ का ही पार्ट है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, मतलब कूलॉम्स लॉ को अपन वेक्टर फॉर्म से रिप्रेजेंट करेंगे। कि वेक्टर इसके फॉर्मूले को अपन फोर्स को वेक्टर फॉर्म से कैसे ड्राइव करते हैं वो जाने। तो देखिए कूलॉम्स लॉ क्या होता है, मैंने कल आपको बताया था। अरे जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो देख लें, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से उस वीडियो को देख लें। तो ये वीडियो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था कि 2 पॉइंट चार्ज, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 रखे हुए हैं। कितनी दूरी पर? R डिस्टेंस पर। तो मैं R को आज क्या कर लेता हूं? इनका मैग्नीट्यूड ले लेता हूं। इस दूरी का क्या ले लेता हूं मैं? मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मॉड ले लेता हूं। तो यहां पर ये जो Q1 है इसको मैं 1 चार्ज दे देता हूं। इसको अपन क्या नाम दे देते हैं? 2 चार्ज, 2 पॉइंट दे देते हैं। तो यहां पे इस पे जो फोर्स लगेगा, और ये दोनों फोर्स कैसे हैं? पॉजिटिव। कैसे हैं? सेम नेचर के हैं। तो इस पर ये फोर्स लगेगा, क्योंकि अब रिपल्सन करेंगे तो इस पे किधर फोर्स लगेगा? इधर। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो किसके द्वारा? इसके द्वारा लगेगा। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, किसके द्वारा फोर्स लग रहा है? 1 पर 2 चार्ज के द्वारा। और इस पे जो फोर्स लगेगा वो किसके द्वारा लग रहा है? 2 पर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो किसके द्वारा लगाया जा रहा है? 1 के द्वारा। तो किस पर लग रहा है? जो फोर्स लग रहा है 2 पर, किसके द्वारा? 1 के द्वारा। और इधर देखिएगा, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो किस पर लग रहा है? 1 पर। किसके द्वारा लग रहा है? 2 पर। जिसके द्वारा लगाया जाता है उसको बाद में लिखते हैं। देखो, अगर 1 के द्वारा लगाया जा रहा है तो बाद में इसको 1 को लिखेंगे। अगर 2 के द्वारा लगाया जा रहा है तो बाद में 2 को लिखेंगे। 2 के द्वारा इधर लगता है और 1 के द्वारा उधर लगता है। तो यहां पे इसकी बात करें तो अपन क्या करेंगे? तो इससे एक वेक्टर फॉर्म क्या बनेगा? ये बनेगा, इसका डायरेक्शन। और इधर से अपन किधर? इधर फोर्स लग रहा है तो इधर जाना। तो एक इधर वेक्टर बनेगा, इधर। इसके 2 वेक्टर बनेंगे। तो सपोज दैट मैंने इस R जो मैग्नीट्यूड लिया है, मैं यहां पे इसको समझने के लिए क्या मान लेता हूं? R1, और इसको क्या मान लेता हूं? R2 डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक पे चलेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? R2 वेक्टर फॉर्म में R1, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर मैं इसको R1 मान लेता हूं और इसको R2 नाम दे देता हूं, और ये जो इसके लिए क्या बनेगा? R1 माइनस R2। तो डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना आता है वेक्टर फॉर्म में। क्या है कि फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट को अपन क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे? ये पहला पॉइंट क्या है? R1 है, सपोज दैट। और ये R2 दूसरा पॉइंट है। तो यहां पे इधर से इधर जाएंगे तो इसका वेक्टर क्या रहेगा? ये रहेगा। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? R2 माइनस R1। और इधर से इधर जाएंगे तो R1 माइनस R2, मतलब फाइनल पॉइंट इधर से इधर के लिए क्या रहेगा? ये रहेगा। और इधर से इधर के लिए फाइनल पॉइंट क्या रहेगा? 2 रहेगा। तो फाइनल पॉइंट को पहले लिखते हैं और इनिशियल पॉइंट को बाद में। इतनी कहानी आपको समझ में आई? तो अपन चलिए अब स्टार्ट करते हैं।
वी नो दैट कूलॉम्स लॉ क्या था, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पे जो आर स्क्वायर है ना, यहां पे Q1 Q2 की जगह पे तो Q1 Q2 है, ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव सेम नेचर के हैं, तो सेम नेचर का रख दिया मैंने। लेकिन ये जो आर है ना, वो उसको किस में मॉड फॉर्म में लिया है, मतलब उसका मॉड का स्क्वायर ये रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन कूलॉम्स लॉ को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए जो फोर्स है वो कैसा है, स्केलर फॉर्म में, ये मैग्नीट्यूड है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो मुझे इसके लिए वेक्टर फॉर्म मतलब इसका मैग्नीट्यूड है, और जब वेक्टर फॉर्म में किसी चीज को अपन को रिप्रेजेंट करना होता है तो वेक्टर फॉर्म में उसकी डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे अपन डायरेक्शन को निकालेंगे तो क्या निकलेगा, डायरेक्शन कैसे निकलेगी। तो डायरेक्शन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज के ऊपर डायरेक्शन निकालने के लिए तो अपन क्या करते हैं, उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं। क्या लेते हैं, यूनिट वेक्टर। तो मुझे यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, लेकिन किसका लूं, यूनिट वेक्टर किसका लूं, मुझे किसके लिए निकालना है, मुझे इस पे निकालने का। मैं पहले किसके लिए, 1 2 के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 1 2 के लिए। तो यहां से यहां तक का वेक्टर क्या रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगी इसका वेक्टर ये है। तो यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर क्या है, इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये है। तो इसका अपन यूनिट वेक्टर ले लें, तो इसका यूनिट वेक्टर ले लेंगे मतलब क्या, R2 माइनस R1 वेक्टर इसका कैप। क्या करेंगे अपन, इसका कैप ले लेते हैं। अगर किसी भी डायरेक्शन का अपन को यूनिट वेक्टर लेना हो तो अपन उसका क्या लेते हैं, कैप लेते हैं। तो कैप क्या होता है, वेक्टर ए। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है, मतलब इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। तो इसको अपन इसमें फॉलो करें तो ये क्या बन जाएगा, वेक्टर फॉर्म क्या बन जाएगा, K Q1 Q2 R मोड का स्क्वायर। यहां पे इसको अपन यूनिट वेक्टर को इस तरीके से खोलेंगे तो क्या बनेगा, R1 सॉरी इसका अपन निकाल रहे हैं तो इस पे ये थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ पे इसको ऐसे करना है। मैं इधर से इधर की तरफ ले जा रहा हूं। तो R1 माइनस R2 वेक्टर मॉड R1 माइनस R2 का मॉड, इसको इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, ठीक है। तो इसका कैप निकालना चाहें तो अपन कैसे निकालें, R1 माइनस R2 कैप मॉड R1 माइनस R2। तो इसको मैंने इसकी जगह पे, इस कैप की जगह पे मैंने ये पुट कर दिया। अब यहाँ पे R मॉड क्या है, R मॉड क्या है, R मॉड मैग्नीट्यूड है किस वेक्टर का, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, किसका, इसका। क्योंकि अपन किधर किधर निकाल रहे हैं, फोर्स किधर निकाल रहे हैं, 1 चार्ज पर, किसके द्वारा, 2 के द्वारा। तो यहाँ पे जो फोर्स लगा रहा है तो इसकी जो डायरेक्शन भी किधर से, इधर की द्वारा, इधर फोर्स लग रहा है तो इसकी जो वेक्टर डायरेक्शन क्या रहेगी, इसका वेक्टर ये रहेगा। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ये। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे मॉड R की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड R का मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका मॉड। तो मैंने क्या कर लिया, इन दोनों डायरेक्शनों का मैंने, सॉरी इस डायरेक्शन का मैंने क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया। तो R मोड की जगह पे मैं इस R1 माइनस R2 को पुट कर सकता हूं। इतना समझ में आ रहा है, लिख लीजिएगा, मैं रब करने वाला हूं। रब करूं, देखिए समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहां पे ये जो वैल्यू है, इस R नोट की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर लेता हूं। तो R
1 2 वेक्टर क्या हो जाएगा, K1 Q1 Q2 R1 माइनस R2 mod स्क्वायर, मतलब इस R mod की जगह पे है, इसकी जगह मैंने इसको पुट कर दिया तो उसके ऊपर स्क्वायर था, मैंने इसको स्क्वायर लगा दी। अब यहाँ पे क्या है अपने पास, ये जो चीज है वो उसको पूरा कॉपी कर लेता हूं, R1 R2 वेक्टर ये आ जाएगा, आ रहा है समझ में। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ये R1 माइनस R2 ये है और ये है, तो इन दोनों को इसको पूरा इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, K1 Q1 Q2 R1 माइनस R2 वेक्टर की पावर Q, और यहां पे क्या रहेगा R1 माइनस R2, ये आपका वेक्टर फॉर्म निकल के आ गया। किस पर, 1 पर, किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा, 2 के द्वारा लगने वाला फोर्स है। अब मैं इसी को मैं दूसरे तरीके से किस पर, 2 पर भी लगाना चाहता हूं, तो 2 पर भी क्या लगेगा, इसको इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर 2 1, मतलब 1 2, तो यहां 1 2 1 2 देखिए। अब यहाँ पे अपन को ये 1 की जगह पे 2 करना है, 2 की जगह पे 1 करना है, बस और कुछ नहीं है। Q1 Q2 अपॉन वेक्टर में 2 1 तो 1 सेकेंड वाले पर भी फोर्स निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट वाले पर फोर्स किसके द्वारा, सेकेंड के द्वारा, और ये किस पे, सेकेंड वाले फोर्स किसके द्वारा, 1 के द्वारा। तो इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ये कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। आया समझ में। चलिए अपन अब क्या करेंगे, अब कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड। ये समझ में आ गया ना। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा कूलॉम्स लॉ पे बेस्ड, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। सारा का सब कुछ अपन एनसीईआरटी बुक का ही सिलेबस पढ़ाने वाले हैं और उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाने वाले। 12th क्लास की फिजिक्स एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम वहां पे दिए गए हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। चलिए तो पहला न्यूमेरिकल अपन स्टार्ट करते हैं इसका। तो पहला न्यूमेरिकल है व्हाट इज द फोर्स, क्वेश्चन लिखते हैं। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द स्मॉल charged spheres having charge of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb are placed
30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। देखिए ये दोस्तों ये क्या है अपना कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है। देखिए क्या बोला गया है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द स्मॉल चार्ज स्पेयर। दो आपके पास स्मॉल चार्ज स्पेयर है। देखिए यहां पे अपन दो स्मॉल स्पेयर चार्ज बनाएंगे, पहला ये, दूसरा ये। तो मैं इसको Q1 नाम दे देता हूं और इसको क्या नाम देता हूं, Q2। और ये कितनी दूरी पर रख दी है अपन ने, R डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे R, तो Q1 की वैल्यू आपके पास कितनी दी है, दो स्मॉल स्फीयर है हैविंग द चार्ज। इनके पास दो चार्जेस हैं, वो क्या है 2 × 10⁻⁻⁷ कूलम। और Q2 की जो वैल्यू है वो कितनी है 3 × 10⁻⁷। और जो R की वैल्यू दी गई है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। ये आपको पूरा डेटा दिया गया है और आपको यहाँ पे क्या पूछा है, फोर्स पूछा है। फाइंड आउट क्या करना है अपन को। चलिए आंसर में आपसे स्टार्ट करते हैं। क्या पूछा है, गिवन क्या क्या करना है अपन को, Q1 2 × 10⁻⁷ कूलम। और Q2 की वैल्यू तो आपको कितनी दे रही है 3 × 10⁻⁷ कूलम। और यहां पे जो R की वैल्यू दी गई है वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक कन्वर्ट टू सेंटीमीटर टू मीटर। किसमें कन्वर्ट कर देता हूं, मीटर में। तो इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या करेगा, ये कितना आ जाएगा 0.3 मीटर। कैसे 3/100, यहां से ये कैंसिल आउट हो तो ये कितना आ जाएगा 0.3 मीटर। अब अपने पास Q1 और Q2 की और R की वैल्यू है, अपन को फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स। क्या करना है, फोर्स। तो वी नो दैट F इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2 अपॉन R²। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो K की वैल्यू जो मैंने आपको बताया था, K की अपन फोर्स की दो वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की थी दो तरीके से। एक तो F इक्वल टू 1/4π F0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। और दूसरी अपन ने जो निकाली थी वो कितनी थी 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R²। तो जब आपको कोई डेरिवेशन ड्राइव करना हो तो अपन इस वाले को अपन प्रायोरिटी देंगे। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो अपन इस वाले को प्रायोरिटी देंगे। ये देखिए यहाँ पे अगर इसका अपन यूज करते हैं तो अपन इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 1/4π F0 की जो वैल्यू है वो कितनी है 9 × 10⁹ है, उसको रख के अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, K की जगह पे किसको रखेंगे 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁷। और Q2 की जो वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁷। और R की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.3 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। रब कर दूं ऊपर से। तो देखिए यहां पे मैं इसके स्क्वायर को खोलूंगा तो क्या जाएगा, कितना आ जाएगा 9 × 10⁹ 2 × 10⁻। अच्छा मैं इनको अलग अलग करके लिख लेता हूं ऐसा 9 2 × 10⁻, सॉरी 9 × 10⁻⁹ 2 × 10⁻⁷
और 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। अब इसका स्क्वायर बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 0.09। 0.09 तो मैं इस पॉइंट को उठाऊंगा तो कितना नीचे मेरे को 100 बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या क्या लिख सकता हूँ 10 टू दी पावर माइनस 2 लिख सकता हूँ। आ रहा है समझ में? तो इसको मैं कितना लिख लेता हूँ 9 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2। अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो मैं यहां से इसको भी रब कर देता हूं। तो इधर क्या है ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। टेन टू दी पावर माइनस 7 10 टू दी पावर माइनस 7 10 टू दी पावर माइनस 14 हो जाएगा। और 2 10 टू दी पावर 2 और 10 टू दी पावर 9 कितना हो जाएगा 11। और 14 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 टू दी पावर माइनस 3 और 2 3 जा 6 कितना आ जाएगा 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। ये आपका आंसर रहेगा। इतना फोर्स लगेगा। लेकिन ये फोर्स कैसा लगेगा रिपल्सन फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसे हैं सेम नेचर के। इधर के भी प्लस है तो इधर भी प्लस है। तो ये कैसा ये फोर्स कैसा रिएक्ट करेगा रिपल्सन नेचर का रिएक्ट करेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा सेकेंड न्यूमेरिकल को बताने वाला हूं। सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है ये 1.2 एग्जांपल है आपकी एनसीईआरटी बुक का। तो देखिए ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे दिया गया है ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखिएगा the electrostatics force on a small sphere of charge is 0.4 microcoulomb is 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge due to another small sphere of charge is माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। कितना है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर। किसमें एयर में इन एयर इज 0.2 न्यूटन। अब देखिए यहां पे आपको क्या बोला गया है द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर। दो स्मॉल स्फीयर है एक की वैल्यू है 0.4 माइक्रोकूलम। मतलब यहाँ पे माइक्रो में दी गई है तो माइक्रो की वैल्यू आपको पता होगा 10 टू द पावर माइनस 6 होती है। और यहाँ पे भी माइक्रो में दी गई है लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव में दिया गया है ये नेगेटिव में दिया गया है। तो यहाँ पे अपन को फाइंड आउट करना है। तो पहला आपको क्या निकालना है वो बताया गया है ए में। व्हाट इज द डिस्टेंस क्या पूछी गई है डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर।
टू स्पेयर्स, दोनों स्पेयरों के बीच की दूरी आपसे पूछी गई है। आपको F की वैल्यू दे रहा है, Q1 की वैल्यू दे रहा है, Q2 की वैल्यू दे रहा है, तो अपन निकाल सकते हैं। दूसरे में क्या पूछा इसने, दूसरे में पूछा है आपको व्हाट इज द फोर्स, what is the force on the second sphere, किस पर, on the second sphere due to first, due to first, मतलब दूसरे में आपको इधर बोला गया है कि वो फोर्स बताइएगा जो सेकंड पे लग रहा है, किसके द्वारा, फर्स्ट के द्वारा। तो देखिए यहां पे अपन डायग्राम बनाते हैं। पहले आपके पास ये है, इसको अपन Q1 चार्ज दे देते हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इसको मैं Q2 दे देता हूं, और ये कितनी दूरी पर है पता नहीं है, क्योंकि अपन को R फाइंड आउट करना है। बट लेकिन इन दोनों के बीच में जो Q1 Q2 की वैल्यू कितनी है, 0.4 माइक्रो कूलम है, और इसकी वैल्यू कितनी है, -0.8 माइक्रो कूलम। तो ये कैसा अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, बिकॉज द रीजन ये अपोजिट नेचर के चार्जेस इन पर अप्लाई किए जा रहे हैं, और इसमें जो है आपकी वैल्यू, फोर्स की जो वैल्यू दे रहा है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन का। तो आपको पहले में ये बोला गया है कि इन दोनों की डिस्टेंस मतलब R की वैल्यू बताइए पहले वाले में, और दूसरे वाले में आपको क्या बोल रहा है, दूसरे पॉइंट में, मतलब ये F12 फोर्स हो गया, और ये मैंने अभी वेक्टर फॉर्म पढ़ाया था ना, वही कंसेप्ट है, ये 2-1 हो गया। मतलब फर्स्ट के द्वारा सेकंड पर कितना फोर्स लगाया जा रहा है, ये दूसरे वाले में पूछा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। बाय द कूलम्स लॉ आंसर में कूलम्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये रहेगा, ठीक है। तो यहां पे K की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 9 × 10⁹, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल में हमेशा K की वैल्यू को ये 1 होगा, डेरिवेशन में 1/4πε0 लेते हैं। तो यहाँ पे F मतलब K की वैल्यू 9 × 10⁹, अच्छा ऐसा करते हैं, R निकालना है तो R को अपन इधर लेके आ जाते हैं, और F को इसके नीचे लेके आ जाते हैं, और K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू कितनी है, 0.4 माइक्रो कूलम, मतलब माइक्रो कूलम मतलब 10⁻⁻⁶, और 0.8 माइनस में 0.8 10⁻⁻⁶ माइक्रो की। इस माइक्रो की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻⁶, मतलब माइक्रो की वैल्यू ये होती है। इसको भी अपन कैसे लिख सकते हैं, -0.8 10⁻⁻⁶, इसको अपन कूलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने कूलम में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो F की वैल्यू है वो कितनी है, इस F को मैं नीचे लेके आता हूं, तो F की वैल्यू आपको कितनी दे रखा है, 0.2, तो मैं यहाँ पे 0.2 रख सकता हूं। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल आउट कर दूंगा, तो ये कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। अब ये पावर वाली साइडों को अपन एक साइड ले लेते हैं और उनको एक साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R9 इंटू, और इधर कितना बचा 2, और इधर से कितना माइनस का 0.8। अभी 10⁻⁹ को मैं इधर ले लेता हूं,
10 टू दी पावर -6 और 10 टू दी पावर -6 कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -12। नीचे अपना कुछ नहीं है और रब कर दूंगा। देखिए अब देखिए यहां पे इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपन। ये कितना नीचे चला जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 10 टू दी पावर -1, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर -13। तो यहां पे भी ये पॉइंट को भी मैंने हटा दिया, लेकिन ये किसका है माइनस का है, तो ये 13 ये कितना रह जाएगा 13 में से मैं किसको 9 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, चलो इसको ही 13 कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको -13 कर लेता हूं और 9 8 जा 72 और 2 144 आर का कितना जाएगा 144 माइनस में 144 और ये कितना बचेगा 10 टू दी पावर -13 और -4 10 टू दी पावर -4। अब मैं इसका स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये यहाँ पे कितना बचेगा 12, तो ये भी प्लस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 10 टू दी पावर -2 आर की वैल्यू आपकी ये निकल के आ जाएगी। अगर आपको चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर इक्वल टू 0.12 मीटर 0.12 मीटर, ये आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। आर की वैल्यू तो आपने निकाल ली, लेकिन इसमें दूसरा भी क्या पूछ रहा है आपसे, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड पर फोर्स लगाया जा रहा है किसके द्वारा d2 1 के द्वारा सेकंड पर फोर्स लगाया जा रहा है, वो कितना, तो देखिए 1 के द्वारा सेकंड में जो फोर्स लगाया जा रहा है वो कितना लगाया जा रहा है 0.2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे में क्या हो रहा है अट्रैक्शन हो रहा है, तो इसके द्वारा भी इधर भी कितना लग रहा है 0.2 और इसके द्वारा भी इधर भी कितना लग रहा है 0.2। क्यों, क्योंकि अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो देयरफॉर देख सकते हैं अपन बी के लिए, देयरफॉर द फोर्स ऑन द सेकंड sphere due to first sphere is 0.2 न्यूटन। तो समझ में आया, इजी है, आप उसका 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब अपन थर्ड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो थर्ड न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक में आपको क्या दिया गया है वो बताते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल में कूलॉम्स लॉ के लिए आपके एनसीईआरटी बुक में वो ये है 1.3 लिख सकते हैं इसको, चलो कोई नहीं 1.3 चेक क्या है क्वेश्चन, चेक दैट द रेशियो, आपको रेशियो चेक करना है, चेक दैट द रेशियो के e की पावर 2 GME/MP, ये आपको एक रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में। इस डायमेंशनल लेस क्या बताया गया है, इस डायमेंशन
less is dimensionless. look up to a table Of physical constant and determine the value of this ratio. The value of this ratio, comma, what does the ratio signify? ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार पूछा गया है। देखिए, चेक द रेशियो ऑफ के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनल लेस, लुक अप टू अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज द रेशियो ऑफ सिग्निफाई। तो देखिए क्वेश्चन को मतलब समझ लीजिएगा पहले। ये जो आपको रेशियो दिया गया है वो उसने पूछा है कि ये डायमेंशनल लेस रेशियो है, पहले तो आपको ये चेक करना है। अगर वो डायमेंशनल लेस रेशियो है तो आपको कुछ टेबल में कुछ फिजिकल कांस्टेंट दिए गए हैं, उन कांस्टेंट को डिटरमाइन करते हुए आपको इस रेशियो की वैल्यू बतानी है। ये है क्वेश्चन। देखिए, गिवन के आंसर में आपको क्या क्या दिया गया है, दो चीज पूछ रहा है आपको। पहले तो ये चीज बताना है कि डायमेंशनल लेस है कि नहीं, पहले ये चेक करना है। अगर डायमेंशनल लेस है तो आपको कुछ कांस्टेंट, फिजिकल कांस्टेंट की इनकी जो वैल्यू पता करते हुए जो टेबल में दी गई है उनकी कुछ रेशियो की कुछ वैल्यू निकल के आती है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो आंसर में आपको बताना है। तो गिवन क्या क्या कर रहा है अपन को, के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी, ये क्वेश्चन है आपका। तो पहले अपन इसको चेक करेंगे कि डायमेंशनल लेस है कि नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये जान लें कि के क्या है, ई क्या है, जी क्या है, एम ई क्या है, एम पी क्या है। तो यहां पे के है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू आपको कितनी है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ये इसकी जो वैल्यू होती है। और ई क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब जी क्या है यहां पर? जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसकी भी कोई वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11। यूनिट भी पता करना चाहिए कि यूनिट क्या है इसकी। यूनिट है न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। अब क्या है? एम ई
क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू कितनी है, 9.1 इंटू 10⁻⁻30 kg, ये इसकी वैल्यू है। और यहां पे mp क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो एक बार वैल्यू को चेक कर लो कि वैल्यू ये फिक्स सही है कि नहीं है। सही है। देखिए अब यहां पे अपन को क्या, पहले इनका ये बताना है कि ये डायमेंशनल लेस है, डायमेंशनल लेस है, फिर इनकी वैल्यूओं को डिटरमाइन करते हुए इनकी एक रेशियो वैल्यू भी निकल के आती है, वो भी आपको फाइंड आउट करनी है। तो इतना सारा सब कुछ आप लिख लो, ये सारी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगी, इनको आप याद कर लेना। नोट्स बनाते जाइएगा, अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी। नोट्स बनाने से आपको जब भी आप भूल जाए तो उनको एक बार देख लें तो सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा, इजीली आपका रिवाइज हो जाएगा। तो देखिए यहां पे पहले मैं इसका क्या करूंगा, डायमेंशनल लेस देखूंगा कि के क्या है, के की यूनिट क्या है, यूनिट वाइज अपन डायमेंशनल लेस देखेंगे। के का के मतलब क्या, इसका इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और यहां पे E की जो वैल्यू है वो कूलम स्क्वायर, ये ऊपर रख दिया, मतलब K की वैल्यू तो ये है यूनिट में, और E की यूनिट क्या है, चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट क्या, कूलम होता है सी स्क्वायर। अब G की वैल्यू क्या है, G की भी न्यूटन मीटर अपॉन kg स्क्वायर। और यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका भी kg होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन, इसका भी kg होता है। तो इसको अपन kg, मतलब 2 kg है तो kg से kg कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट, और न्यूटन मीटर से ये कैंसिल आउट। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनल लेस। तो डायमेंशनल लेस कुछ नहीं बचा, तो इसमें क्या m0 l0 t0, ये डायमेंशनल लेस है। ठीक है, ये अपन को पता पड़ गया कि डायमेंशनल लेस कैसे निकाला। अब इसकी जो वैल्यू है वो भी अपन फाइंड आउट करते हैं। इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, ये जानना है। लिख लिया आपने, चलो मैं इधर से ही मिटाता हूं, फिर आपको जी की वैल्यू, ये किसकी है, ये के की वैल्यू है, ये ई की वैल्यू है, और ये किसकी है, जी की, और ये चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पे के ई स्क्वायर, जी एम ई और एम पी। तो के की वैल्यू क्या है अपने पास, 9 इंटू 10⁻⁹। ए की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे आपका जो है अपॉन में जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 इंटू 10⁻11। एम ई की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31, और इसकी जो वैल्यू है 1.6
6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27, ये जो आपकी वैल्यू है, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, आप सॉल्व कर लेना। अब तो मैंने 2 बार 3 बार आपको बता दिया है, तो कैसे सॉल्व कर लेते हैं, आराम से इजी से सॉल्व करना। तो जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 2.3 इंटू 10 टू दी पावर 39, ये आपका आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लेना। तो इसकी ये रेशियो वैल्यू है